नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। एक बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई से खबर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। मुंबई विदर्भ की सीटें उद्धव गुट को देने के पक्ष में नहीं है राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी बैठक बीच में ही छोड़कर निकल गए। वह कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ वाली सीटों को एमवीए सहयोगी शिवसेना यूबीटी को देने पर नाराज है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने विदर्भ और मुंबई जैसे इलाकों में कांग्रेस की मजबूत और खासकर आरक्षित सीटों को शिवसेना यूबीटी को देने के महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के फैसले पर सवाल उठाए। इसके अलावा वह प्रत्याशियों के उन नामों से भी नाराज दिखे जो स्क्रीनिंग कमेटी ने सीईसी को दिए थे। उन्होंने कहा कि नामों से राज्य के कई नेताओं के प्रति पक्षपात की भावना पैदा होती है। राहुल गांधी का मानना है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस बात को लाए जाने का कोई मतलब नहीं और वह नाराज होकर बैठक छोड़कर चले गए। आलाकमान ने महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट को विदर्भ और मुंबई की सीटों को लेकर एमवीए के सहयोगियों शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बातचीत का जिम्मा सौंपा था। इस तरह से ये बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां राहुल गांधी सीट बंटवारे को लेकर नाराज है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जिनको सीट बंटवारे को लेकर जिम्मेदारी दी गई थी, यानी कांग्रेस महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट, उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई है और इस जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि बाला साहब थोराट दबाव में काम कर रहे थे। राहुल गांधी की बात माने तो उद्धव ठाकरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, ऐसा इस सीट बंटवारे से पता चल रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी अब जग जाहिर कर दी है। इस पूरी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरजीत सोनी, मुंबई से संवाददाता। सरजीत जी, क्या लग रहा है, क्यों ऐसी नौबत आई कि राहुल गांधी को अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करनी पड़ी? जिस तरह महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर दांवपेच लगा हुआ था, जिसमें कई बैठकों के बाद जो है सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला 85-85-85 पे टिका हुआ था, अब वो फॉर्मूला 90-90 पे चला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस की सीट को लेकर नाराजगी है, जिसमें विदर्भ का सीट है और मुंबई की कुछ सीटें हैं, इसको लेकर नाराजगी जताई गई है। हालांकि इस मामले पर लगातार बैठकों का दौर शुरू है। उद्धव ठाकरे की कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस अपना दावा कर रहा है कि कांग्रेस वहां से जीत हासिल कर सकता है, लेकिन वो सीट उनको नहीं दी गई है। वो जो है उद्धव ठाकरे को शिवसेना को दी गई है, तो कहीं ना कहीं इससे नाराजगी जताई गई है। नाराजगी को देखते हुए फिर से बैठकों का दौर शुरू होगा। बैठकों में देखने के बाद जो महाविकास अघाड़ी की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें एडिटिंग हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन देखना है कि नाराजगी क्या महाविकास अघाड़ी जो है कांग्रेस की जो दूर कर पाती है नहीं। हालांकि कांग्रेस के जो बाला साहब थोराट हैं वो इस पर बैठक करेंगे और बैठक के बाद देखते हैं कि इस पे क्या नतीजा हल निकलता है सीट शेयरिंग को लेकर। जी सोनी, क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र कांग्रेस दो धड़ों में बंट गया है? दूसरे धड़े का क्या कहना है, कुछ जानकारी है आपके पास? जिस तरह से कांग्रेस सीट को लेकर पहले भी उन्होंने मंथन किया था, जिसमें सीट शेयरिंग का जो पेच है वो बीच में फंसा हुआ था, लेकिन सीट शेयरिंग का लेकर जो मामला क्लियर किया गया था। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया कि कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग हुई है इसमें उद्धव गट को फायदा पहुंचाने का काम है वो किया गया है। हालांकि इस आरोपों तक कांग्रेस की नकारात्मक रही है और उन्होंने कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर फिर से बहस हो सकती है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन्हें एडिटिंग किया जा सकता है। जो सीट उद्धव ठाकरे के पास गई है, क्या अब वो महाराष्ट्र की जो कांग्रेस है उन नेताओं के पास सीट जा सकती है? हालांकि इस पर बैठक की जा रही है। बैठकों में दिखना है कि क्या राहुल गांधी की नाराजगी दूर की जा सकती है या नहीं।
सीटों के बंटवारे पे यह तो होना तय था, इसीलिए कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने शुरू में ही अपने आप को सीट बंटवारे और टिकट वितरण से दूरी बना के रखी थी, ताकि बाद में कुछ अगर पेच फंसता है तो उससे दूरी बनाई जा सके विवादों से। चलिए सरजीत जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप इस खबर के बाद भी बने रहिए। मुंबई से अगली खबर आ रही है, बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला। बाबा सिद्दीकी की हत्या से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आ चुका है। अब एनआईए के राडार पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भाई अनमोल बिश्नोई को रखा गया है, जिन पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जानकारी देने वाले को मिलेंगे 10 लाख रुपए का इनाम। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब एनआईए के राडार पे है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में और उनके ठिकाने के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। अनमोल बिश्नोई का भाई कनाडा में और अमेरिका से ऐसा माना जा रहा है कि गैंग चला रहा है। अनमोल बिश्नोई का नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। हालांकि कनाडा सरकार ने अभी से निकाल दिया गया है, जिस पे तमाम विवाद हुए। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एनआईए ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। कुछ दिन पहले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई गई थी, जिस घटना में उनकी मौत हो गई। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। इस मामले में अब तक पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच मामले में अनमोल बिश्नोई का भी नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले शूटरों के लगातार संपर्क में था। अब लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरजीत सोनी, मुंबई से संवाददाता हैं। सरजीत जी, क्या अपडेट है इस मामले में अब तक की? जिस तरह से बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद पूरी तरह से एनआईए और मुंबई पुलिस एक्टिवेट थी, जिसमें एनआईए ने अब लुकआउट नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जो बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को जब हत्या की गई थी, जिसमें वो पूरी तरह संपर्क में थे। और हालांकि हत्या के बाद कुछ ही मिनटों के बाद एक फेसबुक जो है माध्यम से बिश्नोई गैंग ने इस पूरी हत्या का जो है उसमें बताया गया था कि ये हत्या हमारी तरफ से की गई है, इस पे इसका बदला लिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन अब एनआईए भी कमर कसता दिख रहा है। हालांकि इसने 10 लाख रुपए का जो इनाम है वो घोषित किया गया है। पूरी तरह से इस मामले की जांच की जा रही है। बिश्नोई गैंग इस हत्या से जुड़ा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। जांच में जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो हत्यारे के संपर्क में था। इसमें संपर्क में होने के बाद पूरी तरह से मामले को जांच की जा रही है। और वही एनआईए की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का जो इनाम है वो घोषित किया जाएगा। तो देखते हुए कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के साथ साथ एनआईए भी अब बिश्नोई गैंग को धर दबोचने में लगी हुई है। सरजीत सोनी, कनाडा से एक बड़ी खबर आ रही है कि अनमोल बिश्नोई का नाम उन लोगों संदिग्ध वाली सूची से हटा दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि या तो ये नाम तभी हटाया जाता है, या तो वह व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, या उसको उस देश में पाक साफ होने की चिट मिल गई हो, क्लीन चिट मिल गई हो। जिसके बाद यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई इस समय कनाडा में भी है। तो आपको क्या लगता है कि एनआईए कोई ऐसा स्टेप ले सकती है कनाडा सरकार से? जो परिस्थितियां लग रही है उसमें तो नहीं लग रहा है कि कनाडा से इस तरह की कोई बातचीत हो सकती है उसके प्रत्यार्पण की। जी, जिस तरह से बिश्नोई गैंग के एक्टिव होने के बाद एनआईए ने एक्टिव किया है, जिसमें बिश्नोई गैंग का जो कनाडा से संपर्क बताया जा रहा है। हालांकि एनआईए अगर पूरी तरह से जांच करे तो, लेकिन लुकआउट नोटिस जो जारी किया गया है वो पूरे इंडिया की तरफ से है। लेकिन अब कनाडा सरकार से अगर हेल्प करे तो कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग का जो है वो पकड़ने में कामयाबी होगी। लेकिन पूरी तरह से एनआईए जुटा हुआ है। एनआईए पूरे सबूत इकट्ठा कर रहा है कि जिस तरह से हत्या को लेकर संपर्क में था, संपर्क में होने की वजह से और कितने लोग इसके संपर्क में थे, किन किन जो है ठिकानों पर इसका जो वो है लुकआउट किया जा रहा है। जिस तरह से सरजीत जी, एक जल्दी से आपसे जवाब चाहता हूं। क्या पहले खबरें आ रही थी कि वहां कुछ बिजनेस डिस्प्यूट था जिसके कारण से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई? क्या अब इस थ्योरी को नकार दिया गया है?
मुंबई पुलिस जिस तरह से तीन तीन एंगल से जांच की जा रही थी, राजनीतिक एंगल्स और प्रॉपर्टी एंगल्स और विश्नोई गैंग का जिस तरह से जो बात की जा रही है, तीनों एंगल से जांच की गई थी। लेकिन जिस तरह से जो आरोपी, जो 10 के अधिक आरोपी जो जिस तरह से डिटेन किए गए थे, पूछताछ की गई थी, उसमें विश्नोई गैंग के संपर्क होने की बात सामने आई थी। हालांकि अभी तक पूरी तरह से इस मामले की जांच की जा रही है। एनआईए के साथ साथ महाराष्ट्र एटीएस और अन्य पुलिस भी इस मामले की पूरी जांच कर रही है। तो अगर देखना है कि ऐसा जांच में होता क्या है तो विश्नोई यह गैंग मान के चला जाएगा कि फिर बिश्नोई गैंग का जो दावा था कि दाऊद इब्राहिम का करीबी था बाबा सिद्दीकी, जिसके कारण से उसकी हत्या हुई, यह भी एक बड़ा एंगल होगा। सरजीत जी, आप इस पूरी घटना पे नजर बना के रखिए, हम फिर बाद में भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब बात यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। यूपी विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों के ही गठबंधन में शामिल दलों के दिल में कितने मिले हैं, इसे लेकर संशय है। कांग्रेस नेता ऊपरी मन से तो अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन एक भी सीट न मिलने की पीड़ा कार्यकर्ताओं में जरूर है। इसका कितना असर मतदान पर पड़ता है, वोट ट्रांसफर करने में पड़ता है, यह देखना होगा। वहीं बीजेपी और उसकी सहयोगी निषाद पार्टी भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा करे, लेकिन एक भी सीट न मिलने का दर्द संजय निषाद को भी है। पिछली बार निषाद पार्टी के पास एक सीट थी, इस बार पार्टी को खाली हाथ रह जाना पड़ा है, जबकि रालोद को एक सीट भाजपा ने दी है। इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से विशेष संवाददाता आनंद सिंह जी। आनंद सिंह, क्या अपडेट है? क्या घर के भेदिए ही लंका ढाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए प्रसून जी, जिस तरह से उपचुनाव के को लेकर टिकट का बंटवारा हुआ, दोनों ही गठबंधन की, चाहे समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, अगर समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के एंगल से देखें तो उपचुनाव में जब टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ था, 5 सीटों पर का क्लेम था कांग्रेस का। चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, चाहे तमाम दूसरे नेता, वो बराबर की सीटों की बात करते रहे। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए, सिर्फ 2 ही सीटें बाकी रह गई, और वो 2 सीटें वो थी जहां पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, चाहे खैर की सीट रही हो अलीगढ़ की या फिर गाजियाबाद की सीट। उसके बाद कांग्रेस ने वाकओवर दे दिया और सीधे तौर पर बोल दिया कि आप सीटों पर लड़िए, हम आपको समर्थन देंगे। इसको आप एक मजबूरी भी कह सकते हैं प्रसून जी की, जिस तरह से क्योंकि कांग्रेस को पता है उसका कोई जनाधार नहीं है, दोनों सीटें वो वैसे भी नहीं जीतती, इसलिए उसने समाजवादी पार्टी के हिस्से में छोड़ दी। हालांकि ये एक तरह से विस स्पीकर कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी को सीट देने का काम किया। उसको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है कहीं न कहीं उस बात को लेकर निराश है। कल आपने देखा कि प्रयागराज के जो जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कि अगर यही स्थिति है तो कांग्रेस को सरेंडर कर देना चाहिए और जो कांग्रेस की इकाई है उसको मर्ज कर देना चाहिए समाजवादी पार्टी में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी गठबंधन की, हालांकि उस तरह का बखेड़ा नहीं खड़ा हुआ जिस तरह से विपक्षी गठबंधन में रहा, लेकिन निषाद पार्टी कहीं न कहीं निराश नजर आई। जो पिछली 10 सीटों की अगर बात करें, पिछली जो 5 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास थी, उनमें एक सीट निषाद पार्टी की थी, यानी एक सीट पर उसका हक बनता था। लेकिन इस बार बीजेपी ने उसे कोई सीट नहीं दी है और संजय निषाद की नाराजगी को देखते हुए कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएगी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें निषाद पार्टी के मुखिया ने यह जरूर कहा कि हमें सीट की मांग नहीं है, हम चाहते हैं कि एनडीए जीते। लेकिन कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि तलखी तो जरूर है। आनंद जी, इसके बाद 2 बड़े सवाल उठते हैं। क्या कांग्रेस और निषाद पार्टी की हैसियत जमीनी स्तर पर इतनी है कि ये दोनों खेल बिगाड़ सके किसी भी दल का? देखिए बिल्कुल कुछ न कुछ वोट प्रतिशत जरूर है। कांग्रेस तो सबसे पुरानी पार्टियों में रही है, हालांकि बीजेपी में उसका जनाधार खो चुका है। बीजेपी में पार्टी की वो हैसियत नहीं है कि कोई बड़ा अंतर पैदा करे, लेकिन उसके जो कोर वोटर्स हैं, उसके जो वोट देने वाले कांग्रेस का वोट बैंक है अपना, वो कुछ न कुछ जरूर है। इसी तरह से अगर निषाद पार्टी की बात करें प्रसून जी, तो आप पूर्वी यूपी की पार्टियां, जो बीजेपी की जितनी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो जाति की राजनीति करती है, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, ये सब इनका जो दायरा है, उनका जो क्षेत्र है, वो पूर्वी यूपी के ही क्षेत्रों में ज्यादातर है। और मझवा की जो सीट है, फूलपुर की जो सीट है, ये वही क्षेत्र है जहां पर पूर्वी यूपी में चुनाव होना है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने थोड़ा सा निषाद पार्टी को समझाने का प्रयास किया, उसके मुखिया के साथ उनकी बैठकें हुई हैं, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में सफल होगी। आनंद जी, अभी अगर फूलपुर की ही बात की जाए तो वहाँ कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष अब बागी बन गए हैं और डेंट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को। आपको लगता है कि उनकी निर्दलीय लड़ने से, चुनाव लड़ने से क्या
समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा, अच्छा खासा नुकसान हो गया, या कोई असर नहीं पड़ेगा? आनंद जी। बिल्कुल, देखिए प्रसून जी, यही मैंने आपसे अभी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं निराश हैं, 9 सीटों पर आप विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, आप गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं और एक भी सीट पर आपका उम्मीदवार नहीं है, तो इसी से पता चलता है कि कांग्रेस की जो सियासी हैसियत है वो उत्तर प्रदेश में क्या है और समाजवादी पार्टी की नजर में क्या है, जिसके साथ वो गठबंधन में है। तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में निराशा होगी, जो क्षेत्रीय पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में निराशा है आनंद जी, और इसी कारण से जो गाजियाबाद की सीटें मिल रही थी, जिसपे माना जा रहा था वह बीजेपी का गढ़ है, वह सीटें हारी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के वो 2 सीटें देने से कांग्रेस नाराज थी और इसीलिए उसका मोह भंग हो रहा है। पूरी जानकारी के आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर रांची से, रांची के झारखंड में सियासत में बड़ी खबर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की 5वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। लुइस मरांडी को प्रत्याशी बनाया गया है। जामा से लुइस मरांडी बनी है उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की विधानसभा सीट रही जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार लुइस मरांडी को प्रत्याशी बनाया है। वे जामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की जगह अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस पूरी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अजय सिंह से, ब्यूरो हेड रांची। अजय, क्या अपडेट है? हाँ प्रसून, बताओ कि जो है ये कल जो है देर रात में जेएमएम ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें अब तक जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 43 सीटों पर उसने लगभग कर दिया है। मतलब जामा से लुइस मरांडी जो होंगी वो जेएमएम के कैंडिडेट होंगी। उल्लेखनीय है कि जो लुइस मरांडी थी वो पहले भाजपा में थी और भाजपा में वो पिछली सरकार में वो 2019 के चुनाव में वो चुनाव तो हार गई थी, लेकिन इसके पहले वो जो भाजपा की सरकार थी वहाँ पे वो विधायक भी थी और मंत्री भी थी। जामा से जो सीता सोरेन है, जो शिबू सोरेन की जो बहू है, यानी दिवंगत दुर्गा सोरेन की जो पत्नी है, वो जामा से लड़ती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जब वो भाजपा में आ गई तो कुछ टेक्निकल कारण है जिनके कारण उनको जामा से टिकट नहीं दिया गया था और वो जो है जामताड़ा से चुनाव लड़ रही। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो 43 सीट पर अब तक ने जेएमएम ने घोषणा कर दी है। चूंकि ये पहले जो था वो ये 70 सीट पर ही जो गठबंधन थे, गठबंधन में मतलब जो 3-4 पार्टियां थी, तो अब जब वो पेच फंसा था सीपीआईएमएल के साथ, तो 70 सीट पर जब पहले ने घोषणा कर दी कि कांग्रेस और जेएमएम जो है वो 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी, यानी 41 और 29 का जो आंकड़ा था। लेकिन जब ये गठबंधन से माले जब अलग हो गया, माले वो जो है जब 4 सीट उनको मिली थी और माले जो है लगातार कह रहा था कि नहीं हम इतनी सीटों पर बात नहीं मानेंगे और वो गठबंधन से अलग हो गए, तब जो है वो ये जो 45 सीट पर तब जो बढ़ाया गया कि 45 सीट पर जेएमएम लड़ेगी और फिर उसके बाद जो है सो आरजेडी को 6 सीटें मिले, बाद बाकी कांग्रेस को 1 सीट और भी है। जैसे 2-3 जगह में जो है वो गठबंधन जो है फंस रहा है। जैसे विश्रामपुर की जो सीट मिली थी वो आरजेडी कोटे को मिली थी, लेकिन जो कांग्रेस ने जो है उस पर जो है अपना प्रत्याशी उतार दिया। उनका कहना था कि जो वहाँ जातीय समीकरण साधने हैं, इसलिए कांग्रेस ने वहां पे उतार दिया। यानी उन्होंने कहा कि वहां पर फ्रेंडली फाइट होगी। उसी के रिवेंज में जो है उस राजद ने भी छतरपुर विधानसभा से जो राधा कृष्ण किशोर को जो गया था उसके खिलाफ में राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। यानी गठबंधन में कहीं न कहीं जो है वो दरार आती जा रही है। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। अगली खबर भी झारखंड से। रांची में मिशन झारखंड चुनाव में जुटी हुई है बीजेपी ने जारी किए स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी सहित 40 नेताओं को मिली है जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गडकरी का नाम लिस्ट में शामिल है। शिवराज सिंह चौहान और सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने
स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, अन्नपूर्णा देवी, नित्यानंद राय और झारखंड विधानसभा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी व असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ सहित प्रदेश के आला नेता स्टार प्रचारक होंगे। इसी खबर पे हमारे साथ बने हुए हैं अजय सिंह। अजय, कौन से ऐसे नेता इन स्टार प्रचारकों की सूची में जिनका झारखंड में बड़ा जनाधार है, जिनको वास्तव में जनता सुनना चाहती है, शुरू के 3 नेताओं को छोड़कर? देखिए प्रसून, मैं बताऊं कि जैसे ही भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो तो सबके चहेते और वो तो स्टार प्रचारक क्या कहें, वो तो हैं ही। दूसरी तरफ ये जो है, जैसे ही ये जो शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को जो लाया गया, जब प्रदेश का प्रभारी और उप प्रभारी बनाया गया, तो ये जो है बीजेपी को इन लोगों ने काफी मतलब लगभग जब से ही इन लोग प्रभारी बने और ये चुनाव का जब झारखंड जो चुनाव के मुहाने पर जब खड़ी हो गई, तो मैक्सिमम टाइम जो है इन लोगों ने यही गुजारा। और एक तरफ से देखा जाए तो इन लोगों ने अपने खून और पसीने से बड़ा इसको सींचा है, बड़ा सींचा है। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में अजय सिंह जी, क्या योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, यूपी के सीएम का? योगी आदित्यनाथ का एक बार जो पिछले चुनाव में जो था इसमें था कि उनका आएंगे, लेकिन इस बार जो है योगी आदित्यनाथ का नाम है। और एक बिहार से एक और नेता है नित्यानंद राय, जो एक जाति विशेष से आते हैं और उनका यहाँ जो है माने पलामू जो प्रमंडल है, यानी जो वो प्रमंडल है, उसमें उनका हो सकता है कि उनके लिए चूंकि उनका प्रभाव हो सकता है। दूसरी तरफ जो है एक जो है अन्नपूर्णा देवी हैं, संजय सेठ जी हैं। चलिए अजय जी, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। मुठभेड़ के दूसरे दिन बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 3 जवानों का बलिदान हो चुका है और 2 पोर्टर की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के बूटा पाथरी इलाके में बीते दिन भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अब तक 3 सैनिक बलिदान हो गए और 2 पोर्टर मारे गए। मुठभेड़ के बाद आज दूसरे दिन सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षाकर्मी वाहनों की जांच कर रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि एक सैनिक अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसका बलिदान हो गया। अब खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह अपने दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में सुबह भ्रमण किया और गौशाला में पहुंचकर गौ सेवा की। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। गौ सेवा के बाद मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होकर दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान देने के निर्देश भी दे दिए। योगी आदित्यनाथ का गाय सेवा, गौ से प्रेम जग जाहिर है। वह जब भी समय पाते हैं सुबह के वक्त इन गायों के बीच में अपना समय व्यतीत करते हैं। उनको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, चारा देते हैं और सभी गायों का उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखा हुआ है। इसके बाद वह जनता दरबार लगाते हैं, जहां जनता के पास खुद जाकर उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, उसके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं और चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। गौ सेवा और जनता दर्शन में शामिल हुए हैं योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को ज़्यादातर समय वह गोरखपुर में ही बिताते हैं, जहां उनका मठ है। और इस दौरान गायों को लेकर उनका प्रेम जग जाहिर है, जहां वह गायों की सेवा करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं और उनके साथ ढेर सारा समय व्यतीत करते हैं। अब बात हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और परिवहन मंत्री अनिल विज आज रोहतक पहुंचे।
इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान में भी हिस्सा लिया। सदस्यता अभियान के दौरान प्रदेश के तमाम मंत्री और विधायक भी शिरकत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सीमावर्ती हमीरपुर जिले के सोने चांदी के जेवरातों का काम करवा कर वापस अपने गांव लौट रहे बाइक सवार सर्राफा व्यापारी के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने और बाइक हाईवे किनारे खड़ी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सर्राफा व्यापारी के लापता होने की सूचना मिलते ही थाना पुलिस सहित एसपी, एएसपी, सीईओ द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। एसपी ने 5 टीमों का गठन कर सर्राफा व्यापारी को बरामद करने और मामले का खुलासा करने का निर्देश दिया है। इस खबर के बाद जिला प्रशासन काफी दबाव में है। योगी सरकार इस तरह के मामलों पे बेहद संजीदा है और वह नहीं चाहती है कि किसी भी कीमत पे कानून व्यवस्था में कोई भी दरार आए। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है। इसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो जिला प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जोन और जिला स्टार के अधिकारियों को हाल में ही निर्देशित किया गया। बावजूद इसके रामपुर में एक अखबार के पत्रकार को हिंदू संगठन के कुछ पदाधिकारी द्वारा दबंगई के साथ सरेराह जमकर पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आने के बाद घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जबकि दबंग अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। रामपुर जनपद के थाना स्वार क्षेत्र निवासी धर्मेंद्र शर्मा काफी वरिष्ठ पत्रकार और लंबे समय से पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं। वह वर्तमान समय में एक स्थानीय अखबार के पत्रकार है। हिंदू संगठन का आरोपी नेता राकेश चंद्रा उनसे किसी खबर की टेंशन मानते हुए हिंदू संगठन के पदाधिकारी राकेश चंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें सरेराह जमकर लात घूसों से पिटा। ये एक कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में उभय पक्षों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा चुका है और अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाने में ये थाना स्वार का प्रकरण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पत्रकारों के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक इसके उलट उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है जिसका वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धर्मेंद्र शर्मा नाम के पत्रकार जो एक निजी अखबार में काम करते हैं, उन पर हिंदू संगठन के कुछ नेता आक्रमण करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई को लेने के बाद पुलिस अधीक्षक की तरफ से एक महत्वपूर्ण बात कही गई है और इस सिलसिले में 4 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा स्वार थाना क्षेत्र में की इस घटना को लेकर स्वार थाने में दर्ज करा दिया गया है। रामपुर से एपीएन के लिए मुझे सिंहान। खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।